हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं द स्केलेटल सिस्टम। इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं आते और जो भी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इस चैप्टर के मेजर क्रक्स होने वाले हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि जहाँ जहाँ मैं आपको एडवाइस करूँ वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेते चलें, क्योंकि इस चैप्टर से जितनी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है उससे कहीं ज़्यादा इस बुक में दिया गया है और हम लोग बस मेजर पोर्शंस पर फोकस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। यहाँ पर सपोर्ट एंड शेप, हमारा जो शेप है बॉडी का उसका एक मेजर कॉज हमारे स्केलेटन सिस्टम ही है। हमारे जो बोन्स होते हैं वो न सिर्फ शेप प्रोवाइड करने के काम आते हैं बल्कि हमारे ऑर्गन्स, हमारे स्किन वगैरह को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अगला है प्रोटेक्शन। हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट, लंग्स वगैरह, उन्हें एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करते हैं हमारे स्केलेटन्स। जब हम लोग देखें तो हमारा जो रिब केज हो गया या फिर जो हमारा स्कल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है और इन ऑर्गन्स पर कोई भी चोट अगर लग जाए हमारा स्केलेटन सिस्टम के एब्सेंस में तो ये हमारे बॉडी के लिए फेटल हो सकता है। अगला है मूवमेंट। हमारे स्केलेटन सिस्टम ही एक मेजर कॉज है मूवमेंट का हमारे बॉडी में। इसके साथ ही जो स्केलेटन से अटैच्ड मसल्स होते हैं वो भी इस मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगला है लेवरेज। हमारे बॉडी में ऐसे कई सारे जॉइंट्स हैं जहां पर एक लीवर का फंक्शन प्रोवाइड होता है और इसके कारण एक फ्री रेंज ऑफ मूवमेंट हमारे बॉडी को मिल जाता है। यही यहाँ पर दिया गया है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। हमारे जो बोन मैरोज होते हैं उनमें WBCs और RBCs का प्रोडक्शन होता है। इसके साथ ही बाकी भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन इन बोन मैरोज में होता है। इसके बारे में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम वाले वीडियो में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। अगला है द बोन्स आर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ ही इसके जो बाकी वाइटल फंक्शंस हैं उनमें भी कैल्शियम का काफ़ी रोल होता है। इस कैल्शियम को हमारे बोन्स में स्टोर कर लिया जाता है और जब भी हमारी बॉडी को ब्लड क्लॉट या फिर ब्लड के मूवमेंट को लेकर कोई भी ज़रूरत होती है कैल्शियम की तो इसी बोन से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है इस कैल्शियम को। अगला है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्केलेटन। इसमें बोन्स, कार्टिलेजेस और लिगामेंट्स आते हैं। बोन जो हार्ड फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का वो है। कार्टिलेज सपोर्ट और कनेक्ट करता है स्ट्रक्चर्स को। इसके साथ ही वो एक स्मूथनेस प्रोवाइड करता है हमारे बोन्स के मूवमेंट को। और लिगामेंट्स बोन्स को आपस में जोड़ कर रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं। बोन इज द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर स्केलेटन। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। हमारे बोन के जो 2/3 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो सबसे मेजर हमारा कंपाउंड है वो है Ca3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट। इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है और हमारे जो बोन्स होते हैं वो इन्हीं से मोस्टली बनते हैं। इसके साथ ही जो हमारा टीथ होता है वो बोन के रूप में नहीं गिना जाता, लेकिन जो इनामल होता है उसमें भी यही Ca3PO4 होल ट्वाइस होता है। इसके साथ ही CaCO3 जैसे कंपाउंड्स भी हमारे बोन्स में पाए जाते हैं। हम लोग देखें, अगर बोन इज प्लेस्ड इन अ वीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, द मिनरल पार्ट इज रिमूव्ड एंड व्हाट वी गेट इज डीकैल्सिफाइड बोन। ये जो डीकैल्सिफाइड बोन होता है इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं होते क्योंकि उन्हें एक वीक एसिड में डालकर हटा लिया जाता है और सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं और ये काफ़ी वीक होता है हम कह सकते हैं और इसे एक नॉट के फॉर्म में बांधा भी जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट को आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर देख सकते हैं थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए। अगर हम इस बोन को काफ़ी ज़्यादा हीट करें तो इसका ऑर्गेनिक कंटेंट ऑक्सीडाइज होकर रिमूव हो जाता है और जो बचता है उसे ऐश कहा जाता है और ये काफ़ी फ्रेजाइल होता है। इसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं और जनरली अगर आपने देखा होगा तो चार्ड बोन्स जैसे दिखते हैं, मतलब उन्हें जला कर जब किया जाता है काफ़ी हाई टेम्परेचर पर तो वो जो ऐश होता है वो काफ़ी फ्रेजाइल होता है और वो आसानी से टूट भी जाता है और पाउडर बन जाता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, इसके लिए आप इस टेबल को रेफर करें तो बेहतर होगा। लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स और इरेगुलर बोन्स 4 मेजर कैटेगरीज हैं जिनमें हमारे बॉडी के बोन्स को डिवाइड किया गया है। ये जो लॉन्ग बोन्स होते हैं वो आर्म्स, लेग्स और चेस्ट में प्रेजेंट होते हैं जो कि रिब केज के बोन्स होते हैं उनमें। शॉर्ट बोन्स एंकल और रिस्ट में प्रेजेंट होते हैं। इनका जो फॉर्मेशन होता है वो बॉक्स लाइक होता है और स्पॉन्जी होते हैं ये। इनमें जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी कम होता है। फ्लैट बोन्स, इनमें 2 से ज़्यादा पैरेलल लेयर्स होती हैं बोन की जिनके बीच में एक स्पॉन्जी बोन होता है
और ये शोल्डर ब्लेड, स्कल और स्टर्नम जैसे पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। इरेगुलर बोन, इनके जो शेप होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये भी जो बोन के टिश्यूज होते हैं उनके अमाउंट्स में वैरी करता है। बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है, इस इंफॉर्मेशन को आप कहीं लिख लें। और इनसे जो टिश्यूज बनते हैं उनमें ऑस्टियोसाइट्स के अरेंजमेंट जो होते हैं वो आपसे हो सकता है पूछ ले एग्जाम्स में। ये सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में जनरली अरेंज्ड होते हैं और उसी के बीच में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो भी बोन के होते हैं। फेशियल बोन्स और वर्टिब्रल बोन्स इन इरेगुलर बोन्स में आते हैं। इसके बाद ये सारा पार्ट जो है ह्यूमन स्केलेटन का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर सोचें वर्ड वाइज तो एक चीज़ आप याद रख सकते हैं कि जो स्कल होता है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। इसके जो अपर पार्ट होता है उसमें 8 बोन्स और लोअर पार्ट में 14 बोन्स होते हैं। अपर पार्ट जनरली इस रीजन को कहा जाता है और इसके जो बोन्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली जॉइंटेड होते हैं एक दूसरे से और इनमें मूवमेंट नहीं होती। जो फ्रंट पार्ट होता है फेस वाला, इसमें 14 बोन्स होते हैं और इनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, लेकिन ये भी एक हाई अमाउंट ऑफ हम कह सकते हैं जॉइंटेडनेस इनमें देखी जाती है। और टॉप पार्ट को क्रेनियम कहा जाता है, ये आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में। और हमारे स्कल में एक हम कह सकते हैं गैप होता है जिसे फोरामेन मैग्नम कहा जाता है। इससे स्पाइनल कॉर्ड इमर्ज होती है और जाकर आगे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है। वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रे होते हैं। किस पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस चीज़ का ले सकते हैं। इसके सर्विकल पार्ट में 7 बोन्स, इसके थोरासिक पार्ट में 12, लंबर पार्ट में 5 और सैक्रम में 1 जिसमें 5 फ्यूज्ड बोन्स होते हैं और कॉकाई में 4 फ्यूज्ड बोन्स होते हैं। कॉकाई क्या होता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे जिनके टेल्स हुआ करते थे उस टेल को बॉडी से फिक्स करने का ये स्ट्रक्चर होता था। आज भी कई बार क्या देखा जाता है कि बर्थ के टाइम कुछ बेबीज में इस कॉकाई से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टेल होता है, तो डॉक्टर्स जनरली ऑपरेशन करके उस टेल वाले पार्ट को हटा देते हैं। यहाँ इसके बगल में किसी एक वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर दिया गया है। जैसा आप देख सकते हैं जो गैप है बीच में वो न्यूरल पासेज, मतलब जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके पास करने के लिए होता है। उसके पीछे जो बॉडी का जो मेन बॉडी होती है वर्टिब्रल कॉलम की वो हम कह सकते हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम को सपोर्ट देने का, इसके बारे में आप लोग न्यूरल सिस्टम वाले चैप्टर में भी थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उससे 2 हम कह सकते हैं ब्रांचेस निकलती हैं अलग अलग न्यूरॉन्स के आने और जाने के लिए, और कैसे वो ब्रांचेस इन्हीं वर्टिब्रल कॉलम में 2 होल्स होते हैं निकले हुए उनसे निकलकर बाहर जाती है। उसके बाद आता है रिब केज। अगर हम लोग देखें तो रिब केज में जो बोन्स होते हैं वो जनरली हम कह सकते हैं कि 12 बोन्स होते हैं और ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला जो बोन मतलब फर्स्ट 7 बोन्स जो होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं क्योंकि ये अटैच्ड होते हैं स्टर्नम से। स्टर्नम ये जो फ्रंट बोन होता है हमारा वो होता है, इस स्टर्नम से अटैच्ड होते हैं आगे में, और पीछे ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होते हैं। 8th, 9th और 10th बोन 7th बोन की मदद से अटैच्ड होते हैं। जो हमारे रिब केज में कार्टिलेज पाया जाता है उसे हियालिन कार्टिलेज कहा जाता है। और जो 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं क्योंकि ये आगे जुड़े हुए नहीं होते। रिब केज के जो फंक्शंस हैं इनके बारे में आप लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे रिब्स हमारे ब्रीदिंग के प्रोसेस को काफ़ी हेल्प करती है और एक मेजर पार्ट होता है रिब केज का उस ब्रीदिंग के प्रोसेस में हमारे लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने के लिए। अगला है बोन्स ऑफ द लिम्स। हमारे जो लिम्स का स्ट्रक्चर होता है वो दोनों लिम्स में, मतलब हमारे जो 4 लिम्स हाथ और हमारे जो हाइंड लिम्स पैर, उन दोनों में लगभग सिमिलर ही पाया जाता है। 4 लिम्स में जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे ह्यूमरस कहा जाता है, अपर लिम्ब का जो बोन होता है, और नीचे 2 बोन्स होते हैं, एक को अल्ना कहा जाता है और एक को रेडियस कहा जाता है। उसके साथ ही कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेस पाए जाते हैं हमारे हाथ में। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो हाइंड लिम्स होते हैं उनमें थाई का जो बोन होता है वो लॉन्गेस्ट बोन है हमारे बॉडी का, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और जो थाई बोन है उसका नाम होता है फीमर। इसके साथ ही जो नीचे लोअर पार्ट ऑफ द लिम्ब होता है उसमें टीबिया और फ्यूबुला करके 2 बोन्स होते हैं, और यहाँ पर भी ऊपर की तरह ही टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस पाए जाते हैं। आपको फिर से ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। गर्डल्स हिप और शोल्डर्स में पाए जाते हैं। ये अटैच करते हैं हमारे लिम्स के बोन्स को हमारे नॉर्मल स्केलेटल सिस्टम से, जो कि होता है हम कह सकते हैं हिप का पार्ट
और उसके ऊपर जो रिब्स का पार्ट होता है उससे, हिप के पेल्विक गर्डल। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपको मेजर क्वेश्चंस जो आएंगे वो इसी जॉइंट्स वाले पार्ट से आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स आते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे जो स्केलेटल सिस्टम के जो स्कल का पार्ट होता है, जो स्कल के बोन्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और वो इसीलिए वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स का एग्जांपल रिब और ब्रेस्ट बोन के बीच का या फिर वर्टिब्रे के बीच के जो बोन्स होते हैं वो ऐसे पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स में आते हैं। वर्टिब्रल कॉलम की एक और फीचर के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके कारण हमारे बॉडी में जो भी शॉक्स अराइज होते हैं, जैसे आप अगर जंप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वर्टिब्रल कॉलम झुक जाता है आगे की तरफ। इसके कारण क्या होता है कि जो भी शॉक आपकी बॉडी को लगता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है वर्टिब्रल कॉलम। इससे उस शॉक का इफेक्ट कम हो जाता है और वर्टिब्रल कॉलम इस तरह से फ्लेक्सिबल होकर हमें हेल्प करता है। अगला है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इसके जो टाइप्स हैं इनमें आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, एक बार आप इन्हें फिर से देख लें। ग्लाइडिंग जॉइंट ये बोन्स ऑफ रिस्ट में पाए जाते हैं, बोन्स ऑफ एंकल और वर्टिब्रे के बीच में। पिवट जॉइंट ये रोटेट करते हैं एक पिवट की तरह और ये पाए जाते हैं स्कल में, जो कि एक्सियल वर्टिब्रा से जुड़ा होता है और हम लोग जनरली इसे हर डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, इसीलिए इसे पिवट जॉइंट कहा जाता है। हिंज जॉइंट में क्या होता है कि ये हिंज की तरह फंक्शन करता है। तो जॉइंट्स के नाम इसीलिए आप उनके फंक्शन को काफ़ी इजीली गेस कर सकते हैं। हिंज जॉइंट हमारे इस पार्ट में होता है जहां हम हाथ को एक हिंज की तरह घुमा सकते हैं। इसका जो फॉरवर्ड वाला मूवमेंट होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, मतलब हम हाथ को एक सर्टेन लिमिट के बाद नीचे नहीं ले जा सकते, लेकिन ऊपर हम लोग इसे कहीं तक भी ला सकते हैं। उसके बाद है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल मूवेबल जॉइंट होता है हमारी बॉडी का। इसमें अब ऑलमोस्ट कंप्लीट रोटेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बॉल होता है और एक सॉकेट होता है जहां एक कैविटी में ये बॉल फिटेड होता है और ये बॉल पूरी तरह से घूम सकता है हमारी उस कैविटी के अंदर। ये शोल्डर और हिप्स में पाया जाता है। अगला है सिनोवियल जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट, द फ्रूली मूवेबल जॉइंट्स stated above like shoulder, knee are also called synovial joint. They allow considerable degree of movement. These joints have two special requirements. Firstly, they should be held firmly in position, and secondly, the surface coming into contact should be well lubricated to remove friction. The lubricating fluid, wherever it occurs, is called the synovial fluid. Synovial fluid इन्हीं synovial joints में पाया जाता है और ये lubricate करने के काम आता है। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि कार्टिलेज एक सॉफ्ट मूवमेंट या फिर हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल मूवमेंट प्रोवाइड करता है जॉइंट्स के बीच में। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे दो बोन्स के जो टिप होता है वहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, बोन्स को जोड़ता है लिगामेंट और उसके अंदर जॉइंट कैप्सूल और सिनोवियल मेम्ब्रेन और फिर सिनोवियल फ्लूइड वहाँ भरा रहता है। ये सिनोवियल फ्लूइड हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं उन्हें एक फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, जैसा हम कह सकते हैं काफ़ी हम कह सकते हैं कि एक आसान मूवमेंट को हेल्प करता है। ये सिनोवियल फ्लूइड अगर प्रेजेंट नहीं होता तो हमारे जो बोन्स के कार्टिलेज हेड हैं वो एक दूसरे से फ्रिक्शन में रहते और इसके कारण हमारा जो ऐसा जॉइंट्स का सिस्टम है वो काफ़ी खराब हो सकता था वियर एंड टियर के कारण। नी जॉइंट का यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है कि कैसे यहाँ मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन वो हम कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि मसल्स को बोन से अटैच करते हैं। यहाँ पर वही फाइब्रस कैप्सूल, सिनोवियल मेम्ब्रेन और उसके अंदर सिनोवियल फ्लूइड, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कि प्रेजेंट होता है और टीबिया और फेम्यूर जैसा मैंने आपको बताया कि थाई में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जॉइंट्स के काफ़ी अच्छा एक टेबल बना हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो बेहतर होगा क्योंकि जो जॉइंट्स के टाइप है यही एक मेजर क्वेश्चन बनकर आएगा अगर इस चैप्टर से आना होगा तो। अगला है मसल्स का जो मेजर फंक्शन होता है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं और यहाँ पर जो हम लोग मोर स्पेसिफिकली स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे जो कि स्केलेटल सिस्टम से जुड़े हुए मसल्स होते हैं और हमारे जो मूवमेंट के मेजर प्रोसेसेस होते हैं उनमें हेल्प करते हैं। यहाँ पर मसल्स में आपको जो मेजर चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है वो यहाँ पर एंटागनिस्टिक मसल्स हैं। एंटागनिस्टिक मसल्स का
क्या मतलब होता है? अ स्ट्रक्चर विच हैज बीन मूव्ड बाय अ मसल कैनॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन विदाउट द एक्शन ऑफ अनदर मसल। सच मसल्स कॉजिंग ऑपोजिंग फोर्स आर कॉल्ड एंटागनिस्टिक मसल्स। तो अगर एक बार मान लीजिए हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव कर दिया जाए, तो इसे वापस लाने के लिए हमारे पास एक और मसल होनी चाहिए, क्योंकि मसल्स क्या करती है कि रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो एक बार कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो अगर वो रिलैक्स होना चाहेगी तो उसके साथ उसे एक और मसल चाहिए होगी जो कॉन्ट्रैक्ट हो और उतनी फोर्स प्रोवाइड कर सके कि उस पार्ट को आसानी से मूव किया जा सके। सॉरी, हम इसे एक स्प्रिंग सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर दो स्प्रिंग्स हैं, एक को अगर स्ट्रेच करते हैं तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ एक स्प्रिंग होगी तो अगर हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कर दें तो उसे वापस नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए एक और जो फोर्स चाहिए होगी वो प्रोवाइड कम होगी और इसके कारण वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। मान लीजिए एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके बाद अगर इसे रिलैक्स करना होगा तो ये आगे आएगा, लेकिन इसे इस पोजीशन में होल्ड करने के लिए कोई मसल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी जो कि फ्री मूवमेंट। इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा ऑसिलेशंस को, तो अगर सिर्फ एक फोर्स होगी तो वो इसमें ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा और इस ऑसिलेशन के कारण हमारे बोन्स सही पोजीशन पर नहीं रह सकेंगे। आगे हम लोग देखें काइंड ऑफ मसल्स, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक। कार्डियक, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी के जो फीचर्स हैं आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में। वैसे आप देख सकते हैं जो मेजर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस होते हैं वो ये है कि वॉलंटरी मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, इनवॉलंटरी हमारे कंट्रोल में नहीं होते। कार्डियक मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और ये भी काइंड ऑफ इनवॉलंटरी ही होते हैं, लेकिन इनमें कई सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि वॉलंटरी मसल्स में भी देखे जाते हैं। और कार्डियक मसल्स टायर्ड नहीं होते कभी भी, ये कंटिन्यूसली फंक्शन करते रहते हैं हमारे पूरे लाइफ टाइम भर। कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स की बात है, यहाँ पर मोस्ट एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है मसल्स की। लीवर मैकेनिज्म की यहाँ पर बात की गई है कि किस तरह से, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था कि किस तरह से मसल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके ऐसा लीवर मैकेनिज्म जनरेट कर लेती हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। जो यहाँ डू यू नो दिया गया है आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि लॉन्गेस्ट बोन फीमर है, जैसा मैंने आपको बताया। स्मॉलेस्ट बोन हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं, मैलिस, इनकस और स्टेप्स। ये बोन्स काफ़ी छोटे होते हैं और आप इनके पिक्चर आराम से देख सकते हैं ऑनलाइन। और द नेल्स एंड टीथ, दो हार्ड आर नॉट बोन्स। नेल्स और जो टीथ होते हैं वो बोन्स नहीं होते, क्योंकि जो हमारा टीथ होता है वो इनामल जो पोर्शन होता है सिर्फ वही होता है और ये गम्स के ऊपर अराइज होता है और इसमें जो हम कह सकते हैं कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं बोन्स के, लेकिन इन्हें बोन नहीं कहा जा सकता। Most muscles are attached to the bones, but some are not. For example, the muscle which move our eyelids or the muscles that push the food along the food canal are not attached to the bones. Digestive system वाले वीडियो में हमने देखा था पेरिस्टालसिस के लिए जो फूड कैनाल में मसल्स होते हैं ये किसी भी बोन से अटैच्ड नहीं होते। Some muscles in our body are vestigial, such as the muscles of projecting ears. Other mammals like cows or horse can move their ears. Some person also with some effort can learn to move their ears slightly. ये जो हमारे कान के पीछे होते हैं कुछ मसल्स, ये हमारे ईयर्स को मूव करने के काम आते थे। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी सालों पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो शायद मूव कर पाते थे उनके मतलब विश के अकॉर्डिंग, लेकिन आज हमारे अंदर ये फीचर नहीं है और ये बाकी जानवरों जैसे काउज में या डॉग्स में भी आपने देखा होगा अवेलेबल होता है और कुछ लोग भी अगर उस मसल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें तो ये कर सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले फ्राइडे। थैंक यू।